गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को फिर से नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जिससे आपके घर और लॉकर में रखे सोने की चमक और बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो आरबीआई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लोकप्रिय बनाने को फिर से तैयारी कर रहा है। ऐसे में आरबीआई की ये पहल कितनी कामयाब होगी, आम लोग स्कीम में क्या दिलचस्पी लेंगे और सच में आपके पास जो रखा हुआ गोल्ड है उससे आप क्या कमाई कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन स्कीम का जो पहले चरण थे वो अब तक फेल क्यों रहे या उनका क्या हुआ, ये तमाम बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं। हमारे और आपके घरों में रखा सोना आज देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी ताकत बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय परिवारों के पास आज की तारीख में करीब 20,000 टन से ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए में है। ये सोना पीढ़ियों से जमा होता आ रहा है। ये सोना भारतीयों के लिए सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि अगर सोने का एक हिस्सा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड जैसी योजनाओं में लाया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे सकता है। इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए आरबीआई नए प्लान पर काम करती है, जिसके तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को फिर से नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जिससे आपके घर और लॉकर में रखे सोने की चमक और बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो आरबीआई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लोकप्रिय बनाने की फिर से तैयारी कर रही है, जिसके तहत घरों में पड़े गोल्ड को सिस्टम में लाने की तैयारी है, जिस पर बेहतर रिटर्न देने का प्लान चल रहा है। फिलहाल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 2 से 2.5% ब्याज बैंक तय करते हैं। इस स्कीम के तहत केवल गोल्ड बार या सिक्के ही नहीं बल्कि ज्वेलरी पर भी कमाई संभव है। मैच्योरिटी पर सोना या कैश वापस मिलेगा और इस स्कीम के तहत एफडी की तरह लॉक इन पीरियड संभव है। तो चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आरबीआई की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का रिवैम्प वाले प्लान का मकसद क्या है। आरबीआई स्कीम के तहत भारतीय घरों में पड़े 20,000 टन से ज्यादा गोल्ड को सिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है, ताकि बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट पर भार कम किया जा सके। इसके अलावा डॉलर आउटफ्लो कम करने पर आरबीआई का फोकस है, ताकि भारतीय रुपए पर दबाव सीधे तौर पर कम हो सके। तो वहीं साल 2025 के ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि निवेश के लिए गोल्ड खरीद का चलन बढ़ा है। तो देखना होगा कि आरबीआई का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का रिवैम्प प्लान कितना निवेशकों को लुभाता है और ये स्कीम पहले की तुलना में कितनी अट्रैक्टिव होती है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार और टिप्पणीकार। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जी, नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है मेहता जी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं आर के टक्कर सर, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक से। बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका भी हमारे शो पे। गर्ग सर, ऐसा लगता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जो पहले चरण थे उसमें इतनी सफलताएं नहीं मिली। अब एक और दांव या एक और लुभावना कोशिश की गई है गवर्नमेंट की ओर से। क्या वाकई में सर आम आदमी की समझ के लिए क्या वाकई में जो घर में पड़ा हुआ सोना है वो इनकम जनरेट करेगा? देखिए, जो पहला चरण गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स या गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो इशू किए गए थे 2015 में, वो सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन गया है, लेकिन लोगों ने जिसने भी इन्वेस्टमेंट इसमें किया था वो सब बहुत फायदे में है। लोगों को 2.5% ब्याज मिलना था और जो रिडेम्पशन के टाइम पे उनको जो रिडेम्पशन के टाइम गोल्ड की वैल्यू है वो मिलनी थी। तो जिन्होंने 26,000 या 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट किया, वो आज 1.5 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट वापस मिल रहा है। तो लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों को आप इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई स्कीम ला नहीं सकते। तो लोगों में तो इस स्कीम के प्रति उत्साह बढ़ गया था। सरकार ने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरा अपना कैलकुलेशन बताता है कि सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ, तो उन्होंने फिर 24-25 में ये स्कीम बंद कर दी। अब एक दूसरी बात ये भी आप जान लें कि ये कोई आरबीआई की स्कीम नहीं है, ये भारत सरकार की स्कीम है। आरबीआई तो इसको ऑपरेट करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है,
भारत सरकार की ही जिम्मेवारी है, जो भी लॉस हो या इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ये पैसा भी जब भी जो आता है वो भारत सरकार के अकाउंट में चला जाता है। तो अगर आपके सूत्र को ये बता रहे हैं कि कोई आरबीआई नई स्कीम लेके आ रही, तो उसको तो आप बिल्कुल ही मान के चलिए कि इसका कोई आधार नहीं है। सरकार दोबारा स्कीम ला सकती है या नहीं ला सकती है? तो सरकार ने जिन कारणों से 24-25 में इसको बंद किया, अभी उन कारणों का अगर आप एक दूसरी तरह से कोई स्ट्रेटेजिक व्यू ये लें कि गोल्ड के दाम अब जो करीब 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, वो अब नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो आप ला सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यू सरकार इस समय ले सकती है, मुझे ऐसी इसकी संभावना कतई नहीं लगती है। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि ये गोल्ड स्कीम अभी सरकार नहीं लेके आएगी, आरबीआई के लाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ओके, ठीक है सर। सुरेंद्र मेहता जी, जैसा सर कह रहे हैं कि पहली जो स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन का जो फेज़ था, वो सर की नज़र में वो बता रहे हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा और लोगों ने कमाई भी। लेकिन हम जो देख सुन पढ़ पा रहे हैं उसमें एक पक्ष ये भी निकल के आ रहा है कि असल में जो प्रक्रिया थी उससे भी लोगों को थोड़ी दिक्कत थी और वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए लोगों को। आप गहने सर्टिफाइड सेंटर में जाएंगे, वहाँ जमा करेंगे, उनकी प्योरिटी टेस्टिंग होगी, फिर शुद्धता के हिसाब से सोने के ग्राम में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आगे चलकर ये बुलियन के रूप में मेंटेन किया जाता था। तो लोगों को लगता था कि हमारा गहना पिघलाकर एक सोने का वो टुकड़ा बना देंगे। तो क्या ये बात सही थी? और थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंडर बताइए सर, और अगर ऐसी स्कीम वाकई में आने वाली है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए दीपक जी, दो स्कीमें थी। एक थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और दूसरी थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम तो गर्ग साहब ने जैसे बताया, इसमें सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार ने शुरू की थी वो भी 2015 के आसपास की थी। उसे कई बार बदला गया, लेकिन उसमें टोटल 35 टन सोना ही जमा हो पाया, और वो भी बड़े बड़े टेम्पल ट्रस्ट या उन लोगों ने ही ज्यादा सोना उसमें जमा कराया। वो स्कीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, और उसके फ्लॉप होने का सिर्फ और सिर्फ एक जो सीधा सीधा रीजन था, कोई भी महिला अपना सोना कहीं पर भी बैंक में देना नहीं चाहती थी। और वो अपने जब वो सोना को मेल्ट होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो शायद अपना कोई घर की बड़ी चीज वो जला रही है। तो वो उसके उसके अटैचमेंट जुड़े हुए थे, इसीलिए वो कभी भी सक्सेसफुल ये स्कीम हुई नहीं। अब जो, और इसके लिए सरकार ने इसमें जो उसमें 3 तरह की स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन में: शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो सरकार ने पिछले साल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाली स्कीम बंद कर दी। शॉर्ट टर्म की स्कीम अभी भी जारी है, लेकिन वो स्कीम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, उसमें हार्डली कुछ गोल्ड आता है। अब इसको यदि नए सिरे से ये कुछ करना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्कीम इस प्रकार से कभी भी सक्सेसफुल होगी। इसे सक्सेसफुल करने के लिए सरकार को खुद को इसमें से हटना पड़ेगा। आप उसको ओपन मार्केट में, आप किसी भी व्यक्ति को कहिए कि आप अपना सोना लेके आइए, एक वॉल्टिंग एजेंसी बनाइए और इसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के रूप में कन्वर्ट कीजिए और उसे किसी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने दीजिए। मान लीजिए मेरे पास आज घर में 100 ग्राम या 200 ग्राम सोना है, तो मैं उस सोने को यदि ट्रेड कर पाऊं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के माध्यम से, मेरा सोना मैं एक वॉल्टिंग एजेंसी के पास दूं, वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बने और वो गोल्ड रिसीट ट्रेड हो और उस पे कैपिटल गेन का और जीएसटी का एग्जेम्पशन हो, तो ये स्कीम 100% सक्सेसफुल होगी। आज आप 2020 में खरीदा हुआ सोना क्यों नहीं बेच रहे? आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए आप नहीं बेच रहे। इसमें से सरकार को बिल्कुल हट जाना चाहिए। और इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 4 साल पहले अनाउंसमेंट कर दी थी अपने बजट भाषण में, लेकिन हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी के चलते ये स्कीम कभी लागू ही नहीं हुई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। सेबी ने इसके सर्कुलर निकाले, नोटिफिकेशन निकाले, मास्टर नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसको जीएसटी में कभी एग्जाम नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको कैपिटल गेन से कभी एग्जेम्प्ट ही नहीं किया। और जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो इसका ट्रेड करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई ट्रेड बिना जीएसटी के सिक्योरिटी का होता है, उस पर जीएसटी कौन देगा? आप जब डिलीवरी हो तो जीएसटी ले लीजिए। तो ये स्कीम चल सकती है। हमने हमारे एसोसिएशन की तरफ से
अभी कुछ दिन पहले सरकार को एक बार वापस कहा है कि ये गोल्ड मोनेटाइजेशन कम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, आप ऐसी स्कीम को लाइए और लेट इट बी इन दी ओपन मार्केट। मेरा सोना मुझे क्यों लेंड करने नहीं दिया जाता, ओके। मेरा सोना मुझे क्यों बेचने नहीं दिया जाता? मैं बेचूंगा तो मुझे टैक्स लगता है, इसलिए मैं बेचता ही नहीं। मैं अगर बेचूं तो सामने वाले को जीएसटी का नुकसान होता है क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूं। तो आप इस चीज को सॉल्व कीजिए तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हम बोरोइंग लैंडिंग इक्विटी मार्केट में अलाउ करते हैं, हम कमोडिटी मार्केट में बोरोइंग लैंडिंग ही अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आप रुपए के सिवा लैंडिंग बोरोइंग ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट को अमेंड कर दीजिए, स्कीम सरकार को चलाना ही नहीं, अपने आप ही स्कीम चल जाएगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। मैं संक्षेप में थोड़ा सा समझना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर दर्शकों के लिए अब दो मोर्चे खुल गए, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और एक सॉवरेन गोल्ड स्कीम का। अब मुझे बताइए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोगों को पेपर या डिजिटल रूप में सोने में निवेश करने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि घरों में पड़े असल फिजिकल सोने को बैंकिंग सिस्टम में जमा करवाना गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन उस पर आम आदमी कमाई करे, उस पर क्या रोड़े हैं जो आप कह रहे हैं? उसमें गवर्नमेंट क्या मना करती है और किस तरह के रोड़े उसमें हैं? सर एक एक किसी कोई भी एक महिला क्यों अपना सोना ले जाके किसी मेल्टिंग सेंटर में जाएगी, वहां से वो बैंक में जाएगी, अपना अकाउंट खुलाएगी? आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू कर दीजिए। एक्सचेंजेस तो हिंदुस्तान में सारे एक्सचेंज रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, आप वो शुरू कर दीजिए, एक वॉल्टिंग एजेंसी बना दीजिए। और सेबी का मास्टर प्लान रेडी है, सेबी ने 2024 में इसके मास्टर नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ये तो सिर्फ जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स की वजह से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है और इसीलिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी को यह तय करना होगा कि उन्हें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है कि इनकम टैक्स में ज्यादा रिकवरी चाहिए या जीएसटी में रिकवरी चाहिए। अगर रुपए को इसी तरह स्लाइड करना है तो चलने दीजिए, फिर तो जीएसटी लगाते रहिए, स्कीम चलेगी। ठीक है सर, आऊंगा सर। ये बड़ी दिलचस्प आपने इनसाइट्स दिए हैं। टक्कर सर, आप कैसे इसको देख रहे हैं और क्या वाकई में सरकार जो चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम में आए आपके घर में पड़ा हुआ सोना देश के काम, वो क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जो मेहता जी ने एक पॉइंट्स रेस किए हैं कि हमारे यहाँ स्पेशली वुमेन जिनके पास गोल्ड है, जो हम ज्वेलरी बात कर रहे हैं, उसका एक सेंटिमेंटल वैल्यू तो है, तो उनको उसको एक मार्केट में जाके उसको पिघला के उसकी प्योरिटी चेक करानी और उसी हिसाब से उनका जो डिपॉजिट मिलेगा उनको या वो जो मिलेगा सर्टिफिकेट, वो एक इशू रहता है क्योंकि वो सेंटिमेंटल अटैचमेंट की वजह से वो ये करना नहीं चाहती। तो दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो ये स्कीम थी अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले सक्सेसफुल नहीं रही, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अच्छा पैसा इन्वेस्ट हुआ। वो अलग बात है कि सरकार को उसमें लॉस हुआ, लेकिन वो स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल थी। इसमें एक सेंटिमेंटल वैल्यू थी। दूसरा ये क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म में जो बैंक ब्याज दे रहे हैं वो एक बहुत नॉमिनल है, 0.5 से 0.7% के बीच में है, बैंक से बैंक डिपेंड करता है, तो वो उससे किसी को कोई अट्रैक्शन नहीं है। और जो मेहता जी ने और जो पॉइंट रेज किए रिगार्डिंग टैक्सेशन इश्यूज, या तो जीएसटी या इनकम टैक्स में जो इसमें इश्यूज आते हैं, तो वो एक लोगों के लिए एक हिंड्रेंस रहता है कि वो क्यों जाएं इस स्कीम के अंदर। तो इसकी वजह से ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन अभी जो सरकार का मानना है या इवन रिजर्व बैंक के थ्रू कर रहे हैं कि हमारा एक काफ़ी जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है आउटफ्लो फॉरेक्स का जी, वो जो गोल्ड इंपोर्ट में जा रहा है, आई थिंक ज़्यादा मुझे मालूम है फिगर करीब 70 बिलियन US डॉलर की इक्विवेलेंट है। तो उसको उससे क्या रुपए पे दबाव पड़ रहा है, रुपया वैसे ही अंडर प्रेशर है, ऑयल प्राइसेस, सो मैनी कई इश्यूज आए। तो उसको एक हम अगर इस स्कीम के थ्रू हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो है उसको अगर हम रोक सकते हैं, तो ये स्कीम विद वेरियस टैक्स बेनिफिट्स अगर लाई जाए तो अच्छी रहेगी। और बैंकों के थ्रू करने का फायदा क्या होता है कि बैंकों की एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, तो एक नॉर्मल जो एक इन्वेस्टर है या डिपॉजिटर जो होगा गोल्ड का,
उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, जी। मैं अगर बैंक के थ्रू ले रहा हूँ सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली इट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है और वो बैंकों में उसको आना जाना जरा बड़ा एक ईजी लगता है, क्योंकि वो वहाँ तो बैंकों में आने जाना उसका होता ही है। तो ये बैंकों के थ्रू विद वेरियस टैक्स बेनिफिट्स अगर ये स्कीम की जाए सिंप्लीफाई, लेकिन जो एक मेहता जी ने इशू रेज किया कि जो कोई आदमी या औरत स्पेशली वुमेन वो अपना गोल्ड देना नहीं चाहते, वो सेम फॉर्म में तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी प्योरिटी का इश्यूज हैं, कई इश्यूज आएंगे, ट्रैकिंग का आएगा, लिक्विडिटी की वो टेक्निकल दिक्कतें उसमें आएंगी। यस सर। उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं। वो अगर हम वो कहें कि उसको उस फॉर्म में रखना है, वो तो एक फिर देन यू हैव टू हैव सम कस्टोडियन, फिर उसमें डिस्प्यूट का इशू रहता है कि कब कोई कहे कि नहीं मेरा तो कुछ डिफरेंट था, सोना चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें कई इश्यूज आ जाते हैं टेक्निकल। ओके, तो फिर गर्ग सर, तो ये कैसे, मतलब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आपके घर में लॉकर में जो रखा हुआ सोना है वो देश के काम आए, तो क्या क्या ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी या स्कीम में ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो काम आ पाए सिस्टम के? देखिए, आप पहले ये तय करें कि आप किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हमारे यहाँ दो समस्याएं हैं या दो अपॉर्चुनिटीज, दोनों को कह लीजिए। एक तो हमारे यहाँ घरों में 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है, उसको क्या हम कैपिटल के बतौर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि करीब हम 800-900 टन हर साल इंपोर्ट करते हैं गोल्ड का। उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च होता है और हम दुनिया के चाइना के बाद सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्टर हैं, उसको हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। ये दो मकसद हैं किसी भी जब स्कीम के बारे में जो सरकार बात करती है। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये डायरेक्टेड थी उसके लिए जो घरों में सोना है जी। ये उस पे डायरेक्टेड नहीं थी कि इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट के अगेंस्ट पे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी कि भाई कोई भी आदमी नया सोना ले या कोई नया सोने में इन्वेस्टमेंट करे, उसको अगर सोने से जो फायदा उसको मिलता है कि रिडेम्पशन के टाइम में या जब भी वो बेचना चाहे उस समय उसको उस समय का दाम मिल जाए, तो फिर वो नया सोना खरीदने के बजाय बॉन्ड में ले चले जाएगा। और वो बॉन्ड में हुआ 150 टन का सोना आया इसमें, इसके इक्विवेलेंट में। बट जैसे मैंने बताया वो नुकसान इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, मुझे बताइए कि ये गोल्ड इंपोर्ट कम करने से कैसे नहीं जुड़ा है? आई मीन क्योंकि हर साल हम भारी मात्रा में सोना आयात कर रहे हैं, डॉलर बाहर जा रहा है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है जो हम देख भी रहे हैं, और अगर घरेलू सोना हमारे सिस्टम में आ जाए जो 25,000 करोड़ जो टन आप बता रहे हैं, तो आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा नहीं बचेगी क्या सर? ये सीधा सीधा जुड़ा नहीं है क्या? देखिए, आयात कौन करता है? 3 तरह के कारणों से आयात होता है देश में। एक तो जो घर में ज्वेलरी के लिए या और सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग नई डिमांड पैदा करते हैं, और चूंकि देश में सोना कम है, बनता कम है और बिल्कुल ही ना के बराबर, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो आप उस डिमांड को मीट कर रहे हैं, वो डिमांड कहीं नहीं जाने वाली है, वो डिमांड रहेगी। लोगों में इतना फैसिनेशन है। 400 मेहता जी ज़्यादा बेहतर बता देंगे, 400 500 टन के करीब करीब, तो ये उस डिमांड को मीट करता है। दूसरा, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक सोना खरीदता है अपने रिजर्व बनाने के लिए। चाइना कर रहा है तो हमारे यहाँ से भी हो रहा है, तो उसके लिए आप सोना इंपोर्ट करते हैं। और तीसरा, आप जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं कई सारी, उन चीज़ों के लिए आप और इंडस्ट्रियल यूज, उसके लिए आप सोने का उपयोग करते हैं। ये तीनों के तीनों डिमांड कहीं नहीं जाने वाली है, इसलिए सोना तो आपका इंपोर्ट होगा। केवल आप डोमेस्टिक डिमांड नई जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर आप उसको जो उस फायदा होता है घर वाले को, उसके बजाय उसको सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से उसको वो बेनिफिट, प्राइस का जो बेनिफिट वो मिल जाए। तो डोमेस्टिक जो सोना आज के दिन है उससे उसको अगर आप सिस्टम में ले आए, देखिए सिस्टम में आप जैसे ही इसको लाते हैं तो उसकी जो प्राइस रिस्क है वो शिफ्ट हो जाती है। अगर आप ये सोना वो बेच दे तो जो सोना खरीदेगा उसके पास है उसका, लेकिन अगर वो सोना उसको वापस
उस दाम में डिपॉजिट करने के बाद, कन्वर्ट मोनेटाइज करने के बाद जब उसको रिडेम्पशन हो तब उसको वापस मिले, तो उसकी रिस्क जो है सामने वाले के बैंक हो या कोई भी उसके उसमें शिफ्ट हो जाती है। वो क्या करे उस सोने को? वो तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो अगर बेच दे बाजार में तो उसके लिए जो रिडेम्पशन के टाइम में फिर उसको दिक्कत होगी। तो ये स्कीम ऐसे चलती नहीं है। बाय द वे, आप ये जो मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए देश में बहुत सारा सोना घर घर से ही घर के से ही आता है आजकल। कई सारी जो गोल्ड लोन स्कीम चलाती हैं उन कंपनियों के पास, और वहां पे उनका सोना वैसे ही रहता है जैसे उन्होंने दिया। बट आप उनको देखिए, वो गोल्ड लोन कंपनियां जो उसको पैसा देती हैं वो उस पे ब्याज वसूल करती हैं। ठीक है। वो उनको ब्याज देती नहीं है। हाँ हाँ। जबकि सरकारी मोनेटाइजेशन स्कीम में अपेक्षा ये की जाती है कि आप उसको ब्याज भी दें और उसको रिडेम्पशन का। तो यहाँ रिडेम्पशन को चूंकि वही सोना उसको लोन रिपेमेंट में वापस मिल जाता है, तो उसको केवल अपनी जो पैसा लगाया और गोल्ड लोन कंपनी ने उस पे ब्याज मिल जाता है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन लोन्स के रूप में तो हो रहा है। अगर कोई आप ऐसी स्कीम बना दें, ये सर, मैं मेहता जी से पूछता हूँ, ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये नहीं, ये दिलचस्प है, वाकई में ये बहुत दिलचस्प है कि लोन लेने के लिए तो आई मीन लोग चले आते हैं और कंपनीज उसका फ़ायदा भी उठाती हैं। बट एक छोटा सा अनुमान, जैसे 25,000 टन का आपने जो जिक्र किया, मैं एक अनुमान पढ़ रहा था, अगर ये 10% भी अगर हमारे सिस्टम में आ जाए, सिर्फ 10% जो लोगों के घरों में रखा हुआ है, लगभग $1.5 ट्रिलियन का एक एसेट जनरेट कर सकता है। आप सोचिए कि भारत की ही दीपक, एक चीज इसको समझिए। आप जब ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में आ जाए, तो आपका मतलब क्या है? ये सिस्टम में आके मान लीजिए, इमेजिन करिए 2,000 टन या 2,500 टन सोना लोग दे दें बैंकों को। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। तो बैंक क्या करेंगे उस सोने का? ओके। कैपिटल में नहीं बदलता है। ओके। अगर वो सोना सोने के रूप में ही रहता है तो रिस्क शिफ्ट हो जाती है। बट रुपी स्टेबल नहीं होगा सर। हमारा जो स्टेबल होता है अगर आप इंपोर्ट डिमांड कम करें। जो हाँ। लेकिन यहाँ सोना अगर घर से बैंक में आ गया या लोन में आ और गया, उसका पता नहीं, आई डोंट नो, बट करंट अकाउंट डेफिसिट से भी लोग इसको जोड़ते हैं कि वो भी स्टेबल होगा। अरे भाई, वो केवल इंपोर्ट कम करने से होता है। और इन चीजों से आपकी कोई इंपोर्ट की डिमांड पे असर नहीं पड़ता है इस स्कीम से। ओके, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट की डिमांड पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, जबकि सारा गणित जो है मोनेटाइजेशन स्कीम का कोई असर नहीं पड़ता। मैं मेहता जी से थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं इसमें सर, क्या ऐसा है क्या वाकई में? नहीं, देखिए, यदि हम गोल्ड को मोनेटाइज करके मार्केट में वो गोल्ड आता है, तो हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट 750 टन की, अगर हम 250 टन भी ले आए तो 500 तो 250 टन तो गोल्ड इंपोर्ट कम होगा। ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ टैक्स में अमेंडमेंट कर दीजिए, आप इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कर दीजिए, आप जीएसटी में अमेंडमेंट कर दीजिए। मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, हमारे पूरे जीएसटी एक्ट में भारत में कमोडिटी को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और सिक्योरिटी को फिर से कमोडिटी में कन्वर्ट करने का प्रावधान ही नहीं है। तो ये तो आपके जब सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं है, आप मान लीजिए वो 250 टन सोने को सिस्टम में लाए, इनकम टैक्स के अंदर कहाँ लिखा है कि उसके ऊपर टैक्स भरना है, नहीं भरना है, कम भरना है? बट मेहता जी, किसी को लैंड कर सकता हूँ, किसी को बट मैं मेहता जी बोरो कर सकता हूँ जी, सॉरी सर, लैंड कर सकता हूँ ना, मैं बोरो कर सकता हूँ। बट सॉरी सर, तो कैसे होगा मेहता जी, एक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं इस विषय में बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, छोटे मोटे इनपुट्स मेरे पास हैं, मैं वो आम लोगों के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट ने इसमें ना टैक्स लगाया ना इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग हुई, मेरे पास सोना रखा हुआ है, वो मैं कहाँ से लाया, क्यों लाया, कहाँ से मैंने उतना एक्यूमुलेट किया, जाकर के मैं सीधा बस उसको मोनेटाइज करने के लिए दे दूं, तो सरकार तो सर पूछेगी ना। ऐसे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। भाई तुम्हारे पास कहाँ से ये सोना आया, इस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, लायबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है, गवर्नमेंट तो पूछेगी ना सर। ऐसे तो ये अजीब सा सिस्टम बन जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि वो तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं किसी एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं। ओके। मैं कह रहा हूं कि जब वो व्यक्ति गोल्ड बेचे, मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में गोल्ड बेचे, तो उसके ऊपर जीएसटी के प्रावधान लाइए, उसके ऊपर इनकम टैक्स के प्रावधान लाइए। अगर मेरे पास सोना है और किसी ज्वेलर को सोना चाहिए,
तो मैं उसको लेंड कर सकता हूं, तो वो भी तो प्रावधान लाइए। और अभी क्या हो रहा है सर? मैं लेंड ही नहीं कर सकता। अभी क्या हो रहा है सर? अभी तो मुझे रुपया लैंड करना पड़ता है, मुझे उसको रुपया ओके। देने के लिए सोना बेचना पड़ेगा और सोने पे कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ओ, तो मैं यहां पर उसको सोना ही लैंड कर देता हूँ, वो ज्वेलर है तो वो इनकम टैक्स में प्रावधान ही नहीं है। ओके ओके, गर्ग सर भी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो मेहता जी का ये लोन वाला पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। हाँ। हमारे यहाँ पे हम गोल्ड को लेंडिंग की फैसिलिटी भी नहीं देते हैं। आप जैसे सिक्योरिटीज को लेंडिंग कर सकते हैं आज के दिन, गोल्ड को लेंडिंग करने में अभी जैसे मैंने आपको बताया मथूट और इन बहुत सारी कंपनियों को तो गोल्ड लैंड करते हैं आप, उसमें गोल्ड लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए गोल्ड जूलर्स को यूज करने के लिए और बाद में उसी गोल्ड को वापस लेने के लिए उस तरह की स्कीम, उस तरह के प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। तो क्या हम फाइनेंसिंग के लिए लैंडिंग अलाउ कर रहे हैं जो एनबीएफसीज हैं गोल्ड कंपनीज को, लेकिन इन जो हमारी जूलर्स हैं उनको बोरो करने की इजाजत नहीं है। ओके। उस सिस्टम को हम कुछ ला सकते हैं। तो और वो उसी तरह से ही कि अगर अब उसमें ये जो जूलर्स हैं ये उसको ब्याज देंगे, दे सकते हैं, क्योंकि ये उस ज्वेलरी में उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करके या वो कुछ कमाएंगे। तो हो सकता है ये मेहता जी और थोड़े बेहतर तरह से बता सकते हैं कि क्या आप ऐसी अगर गोल्ड लोन की स्कीम होती है तो क्या जूलर्स वगैरह गोल्ड लैंड करने वाले को ब्याज वगैरह दे पाएंगे? मेहता जी कुछ कहना चाहेंगे सर? गर्ग साहब, आज की तारीख में इक्विटी में लैंडिंग बोरोइंग पॉसिबल है, तो कमोडिटी ये में कह रहा क्यों हूँ पॉसिबल नहीं है? नहीं इक्विटी पॉसिबल, में मान लीजिए करते हैं। मैं किसी भी इक्विटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से रेगुलेटेड लैंडिंग बोरोइंग कर सकता हूं, लेकिन मैं कमोडिटी एक्सचेंज पे व्हाई आई एम नॉट परमिटेड? नहीं मैं ये पूरा यही पूरा आपसे मसला ही हल हो सकता है। एक इनकम टैक्स एक्ट में और जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करना है, हमें किसी स्कीम की जरूरत नहीं है। लेट द प्राइवेट प्लेयर हैंडल इट। 3 लाख ज्वेलर है, वो हैंडल करेंगे, वो अपने आप। मैं मेरा रिस्क खुद उठाऊंगा। मुझे किस ज्वेलर को लैंड करना है, इट इज माई चॉइस, इट इज माई अरे रिस्क। तो आप मैं इसीलिए मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल था कि सपोज सरकार ये अलाउ कर देती है और सरकार इस सिस्टम में नहीं रहती कि भाई कोई भी घर जो है वो अपना सोना लैंड कर सकेगा जूलर को, राइट? तो जूलर उसको जब बोरो करेगा तो उसके बदले में क्या उसको ब्याज देगा, क्या बेनिफिट देगा, इसके बारे देगा में ना, क्या? ब्याज क्यों नहीं देगा? वो देगा सर। वो सो तो आपकी इट विल बी बिटवीन ज्वेलर एंड दैट लेंडर। उसमें नहीं सरकार को नहीं क्या नहीं लेना देना? नहीं नहीं नहीं, सिस्टम को तो ऐसे आप नहीं लूज छोड़ सकते। आप इक्विटी लैंडिंग भी उसके नियम बने हुए हैं कि आप कितना लैंड कर सकते हैं, कितना आप उसका मार्जिन रखेंगे, कब उसको लौटाएंगे। एक बिल्कुल आप बिना कोई भी नियम वगैरह तय किए हुए केवल ये तो नहीं कर सकते कि भाई कोई भी घर वाला किसी को भी लैंड कर दे और उसको किसी भी टर्म्स में, वो तो नहीं होगा किसी दिन भी। अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी एक पूरी स्कीम बनाइए कि किस तरह से उसकी, जैसे दोवाल कह रहे थे पहले, कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंटली कौन सा घर कितना सोना दे सकता है, कैसे दे सकता है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब बदलाव होगा, कितने समय के लिए दे सकते हैं, एटसेट्रा। तो फिर इस पे मेरे ख्याल से सरकार विचार कर सकती है। ओके। अब बड़ा जटिल विषय है और उतना ही ये दिलचस्प नया स्कीम भी है। एक मेरा कंफ्यूजन रह गया, लेकिन टक्कर सर को मैं सम्मिलित करके जो वो बड़ा दिलचस्प आपने कहा था गर्ग सर, टक्कर सर से मैं पूछना चाहूँगा सर, ये सिस्टम में अगर सोना आ भी जाता है, जो आंकड़े में बता भी रहा था यहाँ पर कि आपकी एसेट क्रिएट हो जाएगी, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की एसेट क्रिएट हो जाएगी। सर तो कह रहे हैं कि कैसे आप एसेट क्रिएट करोगे? हम जो क्लासिक रूप से समझते थे कि सरकार को ऐसे फ़ायदा होगा, भाई सिस्टम में सोना आएगा, गोल्ड बॉन्ड जारी करो आप, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, इंपोर्ट पे निर्भरता आपकी कम होगी, विदेशी मुद्रा में आप बचेंगे, बैंक्स के लिए भी ज्वेलर्स या उद्योग को आप दे सकते हैं, थोड़ा सस्ता क्रेडिट मिल जाता है। ये सारे फायदे हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। क्या सच में सिस्टम में अगर आ जाएगा सोना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा टक्कर साहब? देखिए, जो अभी गर्ग साहब ने और मेहता जी ने जो भी अभी उनका वार्तालाप चल रही थी, तो दोनों के पॉइंट्स वैलिड हैं।
रही बात की सिस्टम में, देखिए अगर आज हम ये मोनेटाइजेशन स्कीम को अट्रैक्टिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी फॉरेक्स आउटगो में फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली उसको हम बेसिकली एक डेफर कर रहे हैं। जब उसकी रिपेमेंट ड्यू होगी तो उस टाइम फिर अब वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है कि वो पैसे में कैश में लेना चाहता है या इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अगर उसने ऑप्शन दिया है गोल्ड में लेने की तो ऑब्वियसली जो ये गोल्ड आज जो दे रहा है, जो हमने इस साल कम इंपोर्ट किया, वो हमें 3 साल या 5 साल या 10 साल बाद जब वो उसको हम गोल्ड देना होगा तो उस साल में वो उसका लोड पड़ेगा। वो एक पॉइंट है कि हम इसको एक डेफर कर रहे हैं आज की डेट में कि जो हमारी लाइबिलिटी है फॉरेस्ट को बचाने की, वो हम उसको एक आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा रहा कि जैसे मेहता जी ने बोला कि हम एक आम आदमी में छोड़ दें कि वो ज्वेलर से करे कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये कोई भी ऐसी लैंडिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो जो एक किसी रेगुलेटेड चैनल के थ्रू होगा। इट कैन नॉट हैपन बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो तो एक प्राइवेट टाइप की फंडिंग हो जाएगी ना। उसमें तो कई इश्यूज आएंगे, क्या होगा, क्रेडिबिलिटी को कितना दे रहा है वो, जैसे ज्वेलर्स अभी जो इश्यूज आते हैं कि वो उसमें प्योरिटी का है, कई चीजें आ जाती हैं। तो जो कुछ भी लैंडिंग होनी है जो कि हमारे जिससे हमारा पैसा सिस्टम में आए, इकोनॉमी में आए, इट हैज टू बी थ्रू रेगुलेटेड चैनल। रेगुलेटेड चैनल चाहे वो आरबीआई के थ्रू हो, बैंकों के थ्रू हो या और किसी थ्रू कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू हो, इट हैज टू हैपन थ्रू देम। अगर हम उनके ऊपर आपस में छोड़ देंगे प्राइवेट, वो तो एक प्राइवेट लैंडिंग है, उससे कोई हमारी कंट्री या इकोनॉमी में कुछ असर आने वाला नहीं है। ओके, ऑलराइट। ये है कि वो स्कीम को हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सम रेगुलेटेड चैनल। और उसकी जो गलत, मैं भी सहमत हूँ कि फाइनली जो लाइबिलिटी है वो तो आएगी। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो ये इसके इतने सारे पेचीदा पक्ष हैं जिस पर आपने हमारे तीनों जानकारों की राय समझी और बड़ी दिलचस्प पर्सपेक्टिव आए हैं तीनों हमारे गेस्ट्स के। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पे आगे कैसे बढ़ती है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नाना प्रकार के कारणों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अब इसको रिवैम्प करने की कोशिश की गई है। उद्देश्य एक ही है, सिस्टम में आपका सोना आए। अब उसके लिए सरकार क्या कुछ आगे करती है, कितना अट्रैक्टिव बनाती है, ये भविष्य बताएगा और उसका विश्लेषण भी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। टक्कर सर, थैंक यू सो मच सर। मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गर्ग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।